तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे इस चैनल पे। सेशन 2017-18 के लिए अब हम यहाँ पर रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस के बारे में कहें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अब इसको शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। इतना काफ़ी समय हमने बाहर गुजारा और उसके बाद अब वापस आके यही वक्त मिला है कि अब इनऑर्गेनिक से ही आपकी पढ़ाई की शुरुआत की जाए। इनऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जनरली बच्चे इग्नोर कर डालते हैं। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल ना हो पाने की वजह से एक आसान सा टॉपिक रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर हम कहें तो इनऑर्गेनिक एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बच्चे फिजिकल की तरफ लगे रहते हैं, ऑर्गेनिक की तरफ लगे रहते हैं और वो इनऑर्गेनिक पे इतना ध्यान नहीं देते, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके लिए एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो ये सीखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से आप बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। पहले जान लीजिए आखिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना क्या क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं: पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसे मेटलर्जी के नाम से भी पहचाना जाता है। इन 4 चैप्टर में से डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंटरलिंक्ड चैप्टर हैं, जहां हमें एक दूसरे के इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस का। इसकी वेटेज भी 5 to 7 मार्क्स के अंदर ही आपके एग्जामिनेशन में बना रहता है। तो इस बड़े चैप्टर को बहुत सही ढंग से समझना होगा। अगर हम अपनी बुक देखें तो पी ब्लॉक एलिमेंट करीब 125 पेजेस के अराउंड में वहां पर अवेलेबल है रेफरेंस बुक्स के अंदर, लेकिन आपको इसे जल्दी से जल्दी मिनिमम के अंदर खत्म करना होगा। पी ब्लॉक को बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है अगर आप पहले कुछ बेसिक टॉपिक, जिसे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, उनको पढ़ लेते हैं तो बड़ी आसानी से इस चैप्टर को बहुत स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के अंदर इसको फिनिश किया जा सकता है। तो हम आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे और बेस्ट होके आप यहां पर आ पाएंगे। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जिन भी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस यहां पर अटेंड की यूट्यूब के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और मुझे पूरी उम्मीद है आप बच्चे भी उसी तरह से फ्लाइंग कलर्स के साथ सामने आएंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर आप शो करेंगे। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के कुछ बेसिक टॉपिक, जिनमें से आज हम सबसे पहले ले रहे हैं रेगुलर एंड इररेगुलर ज्योमेट्री। पहले जानते हैं रेगुलर ज्योमेट्री क्या चीज होती है और इररेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है। आपके पास कई तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां आपको यह बताना होगा कि कौन से कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल हैं, किन का स्ट्रक्चर सेम है, डायपोल मोमेंट कैसे मेजर करें, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट जिसका धीरे धीरे हम जिक्र करेंगे। तो शुरुआत में जो भी हम करवाते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं और उन नोट्स में जो भी चीज कराई जाए उसे वहां लिखा जाए और उसको बार बार रिपीट किया जाए, बार बार याद किया जाए। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है जहां सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो। नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये पहली कंडीशन है, कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन है सिमिलर एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। सिमिलर एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इन कंडीशन को फॉलो करता है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाएगा। जैसे मीथेन के अंदर आप देख सकते हैं, यहां पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, जितने एटम अटैच हैं सभी सेम हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं ये एक रेगुलर ज्योमेट्री कहलाई जाएगी। अगर मैं यहीं पर इस तरह की सिचुएशन कंसीडर करता, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेता, पहली कंडीशन तो सही है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप का एटम होने की वजह से इररेगुलर ज्योमेट्री इसे कहा जाएगा, इररेगुलर ज्योमेट्री। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करता हूं तो अमोनिया हमारे पास है, सो आई कैन से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है,
सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो ये एक इरेगुलर ज्योमेट्री कहलाई जाएगी। तो रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री, इनकी पहचान यहां से आप रख सकते हैं। आपको याद हो जाएगा कि किस तरह की ज्योमेट्री किस कैटेगरी के अंदर काउंट की जाएगी। नाउ अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भी रेगुलर ज्योमेट्री होती है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। रेगुलर ज्योमेट्री का डायपोल मोमेंट 0 होता है, ये आप ध्यान रखें। तो अगर क्वेश्चन आ जाते हैं बताएं इनमें से डायपोल मोमेंट किसका 0 होगा, तुरंत आपके पास जवाब आएगा कि जो भी रेगुलर ज्योमेट्री है उसका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। तो इस तरह से आप रेगुलर ज्योमेट्री को समझते हुए डायपोल मोमेंट वगैरह की तरफ बातों को जान पाएंगे। अभी आगे हम सीखते हैं स्टेरिक नंबर, किस तरह से वहां पर हाइब्रिडाइजेशन को मालूम किया जाएगा। रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री जानने के बाद अब बारी है कंपाउंड की शेप जानने की, हाइब्रिडाइजेशन जानने की। हाइब्रिडाइजेशन बताने के हमारे पास कई सारे मेथड हैं, जिसमें से सबसे आसान मेथड हम यहां कंसीडर करेंगे। इसे स्टेरिक नंबर मेथड के नाम से पहचाना जाता है। आइए जानते हैं स्टेरिक नंबर किसे कहा जाता है। तो यहां पर समझ लीजिए, स्टेरिक नंबर का मीनिंग है नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं और सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं, इसे स्टेरिक नंबर कहा जाएगा। जैसे मैं कहूं मीथेन, सेंट्रल एटम कार्बन, 4 एटम अटैच हैं, लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर 4 होगा। ऐसे ही अगर हम कहें अमोनिया, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, 3 एटम अटैच हैं, तो नंबर ऑफ एटम अटैच 3, लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर 4 रहेगा। सिमिलरली SF4, यहां देखें फार्मूला बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन 4 एटम और 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर यहां पे 5 रहेगा। इस तरह से आप स्टेरिक नंबर का पता लगाएंगे। स्टेरिक नंबर हमें यह बताता है कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर मैं कहूं 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 ऑर्बिटल हैं sp2, 4 ऑर्बिटल sp3, 5 ऑर्बिटल sp3d, 6 ऑर्बिटल sp3d2 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हमें स्टेरिक नंबर पता हो, हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हैं। यहां स्टेरिक नंबर 4, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी sp3, यहां भी sp3, स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, हम तुरंत समझ पाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं XeF2 इस तरह से और कहें कि बताएं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एटम अटैच टू, लोन पेयर 3, 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो इस तरीके से हम स्टेरिक नंबर को प्रिडिक्ट करके किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी ये मालूम पड़ सकता है। ऐसे ही बच्चों, अगर आपसे कहें हम कि हमारे पास AB, हमारे पास AB2, हमारे पास AB2, 3 कंपाउंड हैं, तीनों कंपाउंड में एक जैसे एटम हैं, एक जैसे एलिमेंट हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा? तो ध्यान से देखिएगा, स्टेरिक नंबर 2 लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर 2+1 लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर 2 एटम अटैच हैं, 2 लोन पेयर। तो हम देख सकते हैं फार्मूला बेशक से एक जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन स्टेरिक नंबर डिफरेंट है। स्टेरिक नंबर डिफरेंट होने से स्ट्रक्चर भी यहां पर डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से आप जान लीजिएगा कि अगर स्टेरिक नंबर डिफरेंट होगा, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगी और स्ट्रक्चर वहां पे डिफरेंट रहेगा, ऐसा कह पाएंगे। नाउ अगर आपसे कहते हैं आइसोस्ट्रक्चरल, तो आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड का मतलब है जिनके स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन कौन आइसोस्ट्रक्चरल है? तो इसके लिए ध्यान रखेंगे आप
सबसे पहली कंडीशन, स्टेरिक नंबर सेम होना चाहिए। अगर स्टेरिक नंबर सेम है तो आइसोस्ट्रक्चरल हो सकता है। और दूसरी कंडीशन, स्टेरिक नंबर भी सेम हो और नंबर ऑफ लोन पेयर भी वहां पर सेम हो। अगर स्टेरिक नंबर और लोन पेयर दोनों सेम है तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि हम यहां समझ पाएंगे, अगर आपसे कहा आपके पास CH4 है, NH3 है, NF3 है, SF4 है, बताना है कौन कौन आइसोस्ट्रक्चरल होगा, तो पहले तो आप स्टेरिक नंबर पता लगाएंगे, लोन पेयर पता लगाएंगे। स्टेरिक नंबर कितना? 4, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 4, लोन पेयर 1, यहां स्टेरिक नंबर 4, लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर 5, लोन पेयर 1। तो इनमें से आइसोस्ट्रक्चरल कौन कौन हुए जिनका स्टेरिक नंबर भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, स्टेरिक नंबर लोन पेयर आइडेंटिकल हैं, तो दोनों कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड कहलाए जाएंगे। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा है कि किस तरह से हम डिफरेंट ज्योमेट्रीज को पहचान सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को पहचान सकते हैं और डिफरेंट टाइप से आइसोस्ट्रक्चरल को यहां पर जान सकते हैं। डेली कोशिश कीजिएगा वीडियोस के नोट्स बनाने की, लर्न करने की, साथ साथ याद करेंगे तो इनऑर्गेनिक एक बहुत आसान रहेगा, ये टॉपिक मुश्किल नहीं रहेगा। ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।